हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विद ममता। मैं आज फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लॉन्ग आंसर्स को कैसे लर्न करें, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स को लर्न करना इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम उसे लर्न नहीं कर पाएंगे, हम इसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आप सोच रहे हो ना, ये मेरे वीडियो को देख के आपको ये आंसर लर्न करना बहुत इजी लगेगा। आप सोचोगे कि मुझे ये टेक्निक पहले क्यों नहीं पता चली। तो चलिए, कौन सी वो टेक्निक है मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस टेक्निक के हेल्प से आप लॉन्ग आंसर्स को आसानी से लर्न कर लेंगे और आपका जो आंसर है आप उसे रटना बिल्कुल भूल जाएंगे। क्योंकि रटने का एक नुकसान भी है हमारे साथ। रटने से जो आंसर होते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं आपको जो टेक्निक बता रही हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, कौन सी वो टेक्निक है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देनी है कि आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और मैं इसे लर्न नहीं कर पाऊँगी। ठीक, आपको ये सोचना है कि ये आंसर बहुत इजी है और मैं इसे लर्न कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। सेकेंड बात आती है कि हम इस आंसर को एक स्टोरी मान लें। क्योंकि जब भी हम किसी आंसर को स्टोरी मानते हैं या किसी स्टोरी को हम रीड करते हैं तो हमें बहुत इजी लगती है। ठीक, तो हमें इसे क्या सोचना है, एक स्टोरी सोचना है, इसे एक स्टोरी मानना है। स्टोरी मानने के बाद आपको इस आंसर को पेन या पेंसिल के टिप की हेल्प से सिंपली वन टाइम आपको इसे रीड करना है। रीड करने के बाद आपको इसे अगेन 2 और 3 टाइम रीड करना है। मैं आपको अगेन 2 और 3 टाइम रीड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वन टाइम रीड करने से कोई भी आंसर हमें इजीली लर्न नहीं होता है। मुझे भी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आपको भी नहीं होगा। ठीक, तो आपको इसे 2 से 3 टाइम फिर रीड करना है। अब आप 2 से 3 टाइम जब इसे रीड कर रहे होंगे तो आपको इसे एनालिसिस करना है। साथ में आपको इसमें से कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो आप उस कीवर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। उसके बाद आपको इस आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका मिडिल पार्ट हो जाएगा और थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका कंक्लूज़न हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड हो चुका है। अब इन पैराग्राफ्स को आपको फिर से पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अब आप सोचोगे कि इसे हम पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, किसी भी आंसर में जो आंसर होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बात जाके कहीं ना कहीं ख़त्म होती ही है। जहाँ एक कड़ी ख़त्म होती है, एक बात ख़त्म होती है, मान लीजिए वो आपका एक पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आंसर्स को आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अब जो आंसर है ना उसे आप पॉइंट को 1 2 3 नेम नहीं देंगे। आपको इसे 1 2 3 नहीं लिख के ABCD में नोट करेंगे। मैं आपको ऐसा इस क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आप इन पॉइंट्स को ABCD में नोट कर लीजिए। ABCD में नोट करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हमें सिर्फ लर्न करना ही ईजी नहीं होता है, बल्कि इसे एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट हमें मिलता है। अब एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट मिलता है? एग्ज़ाम में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी हम जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइंट करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो जो पैराग्राफ हम बनाते हैं तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमें सपोर्टिंग वर्ड की हेल्प लगती है। तो सपोर्टिंग वर्ड की हेल्प के कारण ये जो पैराग्राफ या जो आंसर होता है ये आपका काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और राइटिंग में आपको इसे काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में जब हम पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो हमारे जो टाइम होता है वो टाइम बच जाता है और इस टाइम में हम दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसका एक और बेनिफिट है कि जब भी हमें आंसर सपोज़ आपका 10 मार्क्स में ना आकर या आपका आंसर 3 और 4 मार्क्स में आ रहा है, तो जब भी आपका आंसर 3 और 4 मार्क्स में आता है तो आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
3 या 4 या 5 जितने भी पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर रहे हैं आप उसको ऐड कर लीजिए। इससे आपका आंसर भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट होते हैं हमें पॉइंट्स में नोट करने का। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको इसे 1 2 3 में क्यों नहीं नोट करना है। 1 2 3 में हमें इसलिए नहीं नोट करना है क्योंकि जब भी हम आंसर को 1 2 3 में नोट करते हैं और सपोज़ आपका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का आया है और आपके पास 10 पॉइंट्स है। अब इसमें से आपका एक पॉइंट एग्ज़ाम टाइम में आपके माइंड से स्लिप हो गया। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आप तो 9 ही पॉइंट लिख के आओगे। अब जब आप 9 पॉइंट लिखोगे और एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो कॉपी चेक करने के टाइम पे उसे क्या लगेगा कि आपने 9 पॉइंट लिखे हैं और वो आपको सिर्फ कम 9 मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे ABCD में लिखा है तो इसका आपको फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपके माइंड से स्लिप हो गए हैं तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, कॉपी चेक करने वाले के पास, कि वो आपका हर एक पॉइंट का मतलब पॉइंट को काउंट करे। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इस टाइम और सपोज़ अगर उसने, आप सोच रहे होंगे कि सपोज़ उसने अगर काउंट कर लिया तो काउंट कर लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि जितने पॉइंट आपने लिखे हैं ना उतने के तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व नोट करना है और लर्न भी करना है। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लर्न करने बैठते हैं तो हमें एक साइलेंट प्लेस पे जाके लर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट होने के कारण हम किसी भी आंसर को इजीली लर्न नहीं कर पाते हैं। अब हमारे माइंड में 2 तरह का डिस्ट्रक्शन होता है। पहला एक एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन होता है और दूसरा इंटरनल डिस्ट्रक्शन होता है। जब एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन मीन्स कि जैसे हमें मम्मी ने आवाज़ लगा लिया कुछ काम के लिए, या पापा ने आपको आवाज़ लगा दी, या बाहर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड वहाँ चले जाता है। इंटरनल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम जो है लर्न करने बैठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कहीं और चले जाता है। जैसे हम सोच रहे होते हैं कि टीवी में अभी कौन सा प्रोग्राम आ रहा होगा, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इस तरीके से हमें इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एक साइलेंट प्लेस पे बैठ के लर्न करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी आंसर इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।